द लास्ट लेसन फ्रांस प्रूशियन युद्ध के दिनों में लिखी गई है, जिस समय बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया द्वारा फ्रांस को हराया गया था। इस कहानी में अल्सास और लॉरेंस के फ्रांसीसी जिले प्रशिया के हाथों में चले गए हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर उस वक्त स्कूलों के बच्चों और उनके शिक्षकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। फ्रेंच उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और वह डांट खाने के सोच से ही बहुत ही डरा हुआ था, खासकर क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वह उससे पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे और उसे उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। एक पल के लिए फ्रेंच ने सोचा कि वह आज का दिन बाहर ही बिताएगा। वह बताता है कि उस दिन का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। चिड़िया पेड़ की टहनियों में चहचहा रही थी और सॉमिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियन सोल्जर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और उसे यह सब दृश्य पार्टिसिपल्स की रूल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोहक और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन फिर वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए स्कूल की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। जब फ्रेंच टाउन हॉल से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही भीड़ लगा हुआ है और वह बताता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर है वह उस बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी, जैसे कि पर्सिया के विरुद्ध युद्ध हारने की खबर, ड्राफ्ट की खबर और वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, ये सब उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। और फिर उसने बिना रुके अपने आप में ये सोचा कि अब क्या हो सकता है। फिर जैसे जैसे फ्रेंच तेजी से जाने लगा, ब्लैक स्मिथ वाचर जो वहाँ पे अपने अप्रेंटाइज के साथ बुलेटिन पढ़ रहे थे, उन्होंने फ्रेंच को आवाज़ लगाई, इतनी जल्दी से मत जाओ बच्चे, तुम बिल्कुल समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। फ्रेंच को लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वह लेट हो गया है और इसलिए वह तेजी से भागता हुआ एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच जाता है। फ्रेंच बताता है कि आमतौर में जब भी स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ही शोर शराबा हुआ करता था, जो कि सड़क तक भी सुनाई दे जाता था, जैसे कि डेस्क की आवाज़ें, लेसन्स एक साथ और जोर जोर से पढ़ने की आवाज़ें, जिसके कारण उन्हें कानों को हाथ से बंद करना पड़ता था ताकि वह लेसन्स को अच्छे से समझ सके, और टीचर्स के रूलर को टेबल में पटकने की आवाज़ें। लेकिन आज सब शांत था। वह कहता है कि उसे तो लगा था कि पूरा हल्ला गुल्ला होगा और वह छुपते हुए शांति से डेस्क में बैठ जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर फ्रेंच सोचता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। जिस दिन वह लेट है उसी दिन सब शांत होना था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह। फ्रेंच ने विंडो से देखा कि उसके क्लासमेट्स पहले से ही अपने जगह पर बैठे हुए थे और उनके टीचर एम हेमल हाथों में रूलर लिए क्लास में चल रहे थे। फिर फ्रेंच को क्लास का दरवाज़ा खोलकर सबके सामने घुसना पड़ा। वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था और बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने उसे देखा और कहा कि अपने जगह पर जल्दी से जाओ छोटे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रेंच तेजी से अपने जगह पर जाकर बैठ जाता है। वह कहता है कि उसका डर अभी खत्म ही हुआ था, तभी वह देखता है कि उसके टीचर एम हेमल बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कोट पहने हुए थे और छोटे से सिल्क कैप, और फ्रेंच बताता है कि वो ये कपड़े सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज में ही पहना करते थे। उसके अलावा पूरा स्कूल ही बड़ा सीरियस लग रहा था, लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वह ये थी कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करती थी, उन जगहों पर आज गांव के लोग बड़ी ही शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर भी अपनी 3 कॉर्नर हैट पहने हुए वहीं पे बैठे हुए थे और वहाँ पे गांव के पुराने मेयर, पोस्टमास्टर और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हर कोई बहुत ही दुखी दिख रहा था और हॉजर अपने साथ पुराने प्राइमर लाए थे जो कि बहुत मुड़ी हुई थी
और उन्होंने अपने घुटने पर उस प्राइमर को खुला रखा था और उन्होंने अपनी चश्मे को उसके पेजेस के ऊपर रखा हुआ था। जब फ्रेंच यह सब नोटिस कर रहा था तभी एम हेमेल अपनी चेयर में बैठ जाते हैं और बहुत ही जेंटल टोन में बोलते हैं, मेरे बच्चों, यह मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से अल्सास और लॉरेंस के स्कूल में फ्रेंच की जगह सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा और इसके लिए कल नए टीचर आ जाएंगे। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से सुनो। फ्रेंच के लिए ये वर्ड्स बिजली कड़कने जैसी थी। तब वह समझ जाता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास जो भीड़ इकट्ठी थी वह इसी खबर के कारण थी और इसलिए ब्लैक स्मिथ वाचर ने उसे कहा था कि जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंच थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन? पर क्यों? अभी तो मैं अच्छे से लिखना भी नहीं जानता। वह अपने आप से सवाल करता है कि क्या अब मुझे और सीखना नहीं है? क्या मुझे अभी रुकना पड़ेगा? फ्रेंच को बहुत ही पछतावा होता है कि क्यों उसने कभी अपनी लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, क्यों वह अलग अलग एक्टिविटी में अपना समय को बर्बाद कर दिया करता था, जैसे कि चिड़िया के अंडे को ढूंढना या फिर सार में स्लाइड करना। वह कहता है कि उसकी किताबें जो उसे कुछ समय पहले तक बोझ लगती थी, अब वह किताबें उसे पुरानी दोस्त लगने लगती है जिनको वह छोड़ना नहीं चाहता था। इस समय फ्रेंच एम हेमेल की रूलर की मार और वह कितने इरिटेट और एनोइंग पर्सन थे इन सब बातों को भूल जाता है, क्योंकि अब वो जा रहे थे और अब वह उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। अब फ्रेंच को समझ आता है कि एम हेमेल अपनी स्पेशल ड्रेस लास्ट लेसन के ऑनर में पहने थे और इसलिए गांव के लोग वहां पे बैठे हुए थे और वे गांव के लोग इसलिए वहां पर बैठे थे क्योंकि उन्हें पछतावा था कि वे लोग कभी भी अच्छे से स्कूलिंग नहीं की और यह उनका तरीका था अपने मास्टर एम हेमेल को धन्यवाद देने का, जिसने 40 साल तक बिल्कुल फेथफुली अपना काम किया और अब वह अपने देश को रिस्पेक्ट दे रहे थे जो कि अब उनका नहीं बचा था। जब फ्रेंच यह सब के बारे में सोच ही रहा था तभी उसका नाम पुकारा गया और अब उसकी बारी थी पार्टिसिपल्स के बारे में उसे बोलना था। उसने पूरी कोशिश की कि वह पार्टिसिपल्स की रूल्स को अच्छे से कह सके बिना किसी गलती के, लेकिन वह शुरू के कुछ शब्दों में ही गड़बड़ा जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और अब वह ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। फिर एम हेमेल उसे कहते हैं, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंच, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। देखो ये सब क्या है? हर रोज हम अपने आप से कहा करते थे कि बहुत समय है, कल पढ़ लूँगा, और अब तुम देख रहे हो हम कहाँ पहुँच गए हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है अल्सास के लोगों के साथ, वो सीखने के काम को हमेशा कल में टाल देते हैं। अब प्रशिया के लोगों के पास यह अधिकार होगा बोलने का कि तुम्हें अपने आप को फ्रेंचमैन कहने का हक भी कैसे है, जब तुम अपनी भाषा को ना तो लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो। लेकिन तुम सबसे बेकार नहीं हो छोटे फ्रेंच, हम सभी आज अपने आप से दुखी हैं। तुम्हारे पेरेंट्स इतने चिंतित नहीं थे पढ़ाई को लेके, वे तुम्हें किसी फार्म या मिल में काम करने भेजना ज़्यादा प्रीफर करते थे ताकि तुम थोड़ा कमा पाओ। और मेरी भी गलतियां हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा फूलों में पानी देने, पढ़ने या सीखने की जगह? और जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दे देता था? फिर एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं और वह फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा साफ और लॉजिकल है, जिसे हमें हमेशा बचा के रखना है और कभी नहीं भूलना है। क्योंकि जब लोग स्लेवरी में आ जाते हैं तो जब तक उनके पास उनकी भाषा रहती है ये प्रिजन की चाबी की तरह होती है। फिर वह ग्रामर की बुक खोलते हैं और लेसन्स पढ़ाना शुरू करते हैं। फ्रेंच बड़ा हैरान हो गया कि उसे लेसन्स बड़े अच्छे से समझ आ रहा था और जो भी एम हेमेल ने कहा वह उसे बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा था। और फिर फ्रेंच को ऐसा लगता है कि उसने कभी ध्यान से सुना ही नहीं और उन्होंने भी इतनी पेशेंस से आज तक कुछ समझाया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि एम हेमेल जाने से पहले उन्हें सब कुछ सिखाना चाहते थे और एक ही बार में उनके दिमाग में सब कुछ घुसाना चाहते थे। ग्रामर के बाद अब राइटिंग का लेसन्स चालू हो जाता है और उस दिन एम हेमेल उनके लिए नए कॉपी लाए थे जिसमें बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग से लिखा था,
फ्रांस अल्सास, और वह छोटे छोटे फ्लैग की तरह फ्लोट करता हुआ दिख रहा था स्कूल के हर जगहों पर। फ्रेंच बताता है कि सब कोई बड़े ही फोकस के साथ अपना काम कर रहे थे और पूरा शांति हर जगह था। सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी पेन से लिखने की पेपर पर। एक बार कोई बीटल्स अंदर आ जाती है, लेकिन सब इतने सीरियस से काम कर रहे थे कि कोई भी ध्यान नहीं देता, क्लास के छोटे बच्चे तक नहीं। छत पर कबूतर भी बहुत ही लो वॉइस में अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे। और फिर फ्रेंच सोचता है कि क्या प्रशियन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन बुलवाना चालू कर देंगे? क्या वे उनसे भी उनकी भाषा छीन लेंगे? जब भी फ्रेंच लिखते लिखते ऊपर देखता था तो वह नोटिस करता था कि एम हेमेल बिल्कुल ही शांत और स्थिर अपनी कुर्सी में बैठे रहते थे, और वह हर चीज़ को इतनी गौर से देख रहे थे कि मानो वो अपने दिमाग में पूरा फिक्स करने चाहते थे कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ उस क्लासरूम में प्रेजेंट है। फ्रेंच कहता है कि 40 साल से वह बिल्कुल सेम जगह में है और उस क्लासरूम के जस्ट बाहर एक गार्डन है, और इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ डेस्क और बेंचेस पुराने पड़ गए थे। वालनट ट्री जो उनके बगीचे में थे वो बस बड़े हो गए थे, और हॉफवाइन जो उन्होंने खुद से लगाए थे वो विंडोज से लिपट लिपट कर रूफ तक पहुंच गया था। वह सोचता है कि उनका कितना दिल टूट रहा होगा कि उन्हें अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा पैकिंग की आवाज़ें सुनकर जो उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश को छोड़कर जाना था। फ्रेंच कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वह हर बच्चे की लेसन्स को आखिरी तक सुन रहे थे। और अब राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन शुरू होता है, और फिर उसके बाद सभी लोग फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत ही बेसिक वर्ड बा बी बी बो प्यू चेंट कर रहे थे। और फिर ओल्ड हॉजर जो कि पीछे बैठे थे, उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया था और अपने प्राइमर को हाथ में ले लिया था, और वो भी उनके साथ ही चेंट करने लगे। फ्रेंच बताता है कि उनकी आवाज़ें काँप रही होती है और वह रो रहे होते हैं, और सब कोई को उन्हें देखकर इतना फनी लग रहा था कि वो लोग उन्हें देखकर हंसना भी चाहते थे और उनके इमोशंस को देखकर रोना भी चाहते थे। और फिर फ्रेंच बताता है कि आज भी उसे बड़े ही अच्छे से वह लास्ट लेसन याद है। फिर एकदम से चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और फिर प्रेयर होता है। उसी समय प्रशियन सोल्जर की ट्रम्पेट्स की आवाज़ें आने लगती है। वे अपनी प्रैक्टिस से लौट रहे होते हैं। एम हेमेल अब अपने चेयर के साइड में खड़े हो जाते हैं और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। फ्रेंच बताता है कि वो कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। फिर एम हेमेल बोलते हैं, मेरे दोस्तों, मैं, लेकिन उनका गला फंस जाता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाते हैं। वो फिर ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक हाथों में लेते हैं और फिर बड़े से अक्षरों में लिखते हैं, वीवा ला फ्रेंड्स, यानी लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। फिर वह अपना सर वाल के अगेंस्ट रखते हैं और बिना कुछ बोले अपने हाथों से इशारा करते हैं कि स्कूल खत्म हो गया है और अब आप लोग जा सकते हो।